हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बताइए जी, कैसे हैं आप लोग। बोलो बाबा केदारनाथ की जय, हर हर महादेव। आओ फिर भाई, एक और सेशन के करते हैं शुरुआत। मुझे क्या पता कितने नंबर लाने भाई, जितने ले आओ उतने बढ़िया। जब तक नौकरी ना मिले तब तक क्यों संतुष्ट हो जा रहे हो। मैं भविष्य थोड़े देख सकता हूँ। चलो भविष्य तो देख लूंगा, एक काम करो, यूपीआई नंबर दे रहा हूँ मैं, उस पर यूपीआई करो, अपनी कुंडली बताओ, फिर मैं तो भविष्य भी देख के बता दूंगा। चलो वैसे वैसे थम जाओ, पहले नौकरी ले लो, उसके बाद मुझे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भेजना फिर, ठीक है। पहले नौकरी ले लो, पहले अपना काम पूरा कर दो। आइए जी, तो बेटा एक छोटा सा पोर्शन और है आप लोगों का, जिसमें हम लोग सीखेंगे। देखो, थ्री फेज सिस्टम, बेटा स्टार डेल्टा से सवाल आप लोग प्रीवियस के देखते होंगे तो फंसेगा। बेटा एक इंडक्टर का सवाल बन जाता है और एक कैपेसिटर का सवाल है। वैसे ये तीन अलग अलग चैप्टर है, एक साथ ही पढ़ेंगे इसको, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखो मैं पहले बता दूं, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करूंगा कि बेटा ये ऐसे ही करके जाना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कशन का टाइम तो नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, थ्योरी बताऊं। टू द पॉइंट चीजें ही तुम्हें रटवा रहा हूं। यार यही एक तरीका है, 10-15 दिन के कोर्स में यही एक वे हो सकता है कि फाइनली ये चीजें करके जाओ, मेरिट में आ जाओगे। नंबर में इतने करवा दूंगा कि तुम पास होने से तो कहीं ज्यादा कर लोगे। बेटा समय जरूरी है स्टार डेल्टा का, अब जरा पढ़ाता हूं मैं आपको। मेरी आवाज वगैरह बता दो तुम, आवाज वगैरह ओके है, एकदम बढ़िया चल रहा है, मामला सेट है। ओके ओके ओके। चलिए जी, तो हम बात करते हैं थ्री फेज सिस्टम। तो बच्चों हमारे पास जो थ्री फेज है, हमारे पास जो थ्री फेज है, एक होता है हमारे पास आर, आर का मतलब होता है रेड। एक होता है वाई, वाई का मतलब होता है येलो। बी ब्लू। लाल, पीला, नीला। तीन फेज हमारे पास ये है। ये है साहब हमारे पास में यहां पर फेज आर वाई और बी। आर वाई बी। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होता है काला, यानी ब्लैक। आपसे पूछा जाए अर्थ, जो अर्थिंग वायर, तो मेरे बच्चों ये करना है ग्रीन, हरा कहते थे ना ये। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है और ठीक है।
ये थ्री फेज की कहानी है। कोई बच्चा कहने लग जाए गुरुजी सिंगल फेज जो होता है उसमें फेज बताओ। तो जो फेज होता है जिसे आप, हाँ जी, मुख्य धारा मानते हो, ये होता है जी लाल। न्यूट्रल होता है काला। और अर्थिंग जो लेते हो वो होती है हरा, यानी रेड, ब्लैक और ग्रीन। सिंगल फेज की कहानी ये होती है। तो आओ बच्चों पहले थ्री फेज की कहानी में इंपॉर्टेंट चीजें निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखो यहां एक चीज सिखा दूं आपको बच्चों, इसमें थोड़ा सा धीरे रखूंगा यहां गति। एक शब्द होता है फेज सीक्वेंस, जिसको बोलते हो आप कलाक्रम, फेज क्रम। तो देखो ये फेज क्रम होता क्या है। जिस सीक्वेंस में फेज अपनी अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं वो फेज सीक्वेंस कहलाता है। जैसे पहले आर अधिकतम जाएगा, फिर वाई, फिर बी, इस तरह से। जिस कर्म में फेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं उसे फेज क्रम कहते हैं। इट इज ए सीक्वेंस in which phase attain his maximum value। पहली चीज तो यह कि फेज सीक्वेंस का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में फेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करते हैं उसे लिख दो फेज सीक्वेंस। बस इतना ही पढ़ना है यार भाई। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव, देखो लिखने का तरीका बता दूं क्योंकि इस पे सवाल ना प्रीवियस ईयर में इस वाले डेफिनेशन पे आ रखा था भाई। ठीक है भाई बच्चों, एक मिनट जी गुरु जी।
हाँ जी देखो, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है भाई, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, तो इसे बोलते हैं धनात्मक फेज क्रम। धनात्मक फेज क्रम, धनात्मक फेज क्रम क्या चक्कर है, क्या बीमारी है, जरा बताता हूं। देखो भाई कितना मुश्किल आ गया ये जुगाड़, क्या है कि सर इसे लिखते हुए बस एक ट्रिक बता रहा हूं, इसे अपने दिमाग में रखना और कुछ मत रखना दिमाग में। जैसे ये कोई भी आपको फेज ही दिखा दिए, ये आर लिख दिया, ये वाई लिख दिया और ये बी लिख दिया, तो देखो ट्रिक क्या है। और आपसे ना पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ही पूछता भी है, जबकि अभी तक इसने ये नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछ रखा है 1 साल। तो क्या करना है देखो भाई, तुमने घड़ी के चलने की दिशा में एक तीर खींच लो। अच्छा गुरुजी, इसे तो हम आराम आराम से कर देंगे, कभी गलती नहीं होगी, ये अपना देसी जुगाड़ है इसका। एक तीर खींच लो ये घड़ी के चलने की दिशा में, बस ये लिख दो। क्या लिखोगे, आर गया, फिर तीर वाई पे गया, फिर तीर बी पे गया, ये लिखने का तरीका हो गया इसमें पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। ये हो गया पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिखने का तरीका। और आपको यही सीखना भी है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में यही सीखना है आपको, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में यही सीखना आपको। अब एक होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस भाई। आज यार मेरे जुकाम जैसा फील हो रहा है, मेरे गले में और नाक में दर्द हो रही है, सर भारी भारी लग रहा है। और तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक फेज क्रम। तो ऋणात्मक ऋणात्मक फेज क्रम देखो क्या होगा, बताओ सर इसमें क्या करूं। ऋणात्मक फेज क्रम में आपको देखो क्या करना है। जैसे ये आर वाई बी है, एंटी क्लॉक में निशान लगा दो, जी एंटी क्लॉक में तीर खींच दो, यूं चक्कर है जी हाँ। एंटी क्लॉक में तीर खींच दो, कहां कहां गया, आर बी वाई, जहां जहां गया, आर में गया वाई में गया, मतलब आर में फिर बी पे फिर वाई पे, ये ऋणात्मक फेज सीक्वेंस है। चलो जी अब आते हैं 3 फेज के संतुलन की शर्त। क्या है, कंडीशन फॉर बैलेंस। देखो बच्चों 3 फेज सिस्टम कब बैलेंस होता है, इसके कुछ 2-4 शर्त है जिन पे सवाल एक पे तो एक ही साल में 2 बार आ चुका है जी, इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है भाई। पहला सवाल देखो, पहला बिंदु देखो, each phase having displacement of 120 डिग्री है जी। हाँ इसका मतलब है देखो रे बच्चों, प्रत्येक फेज में फेज अंतर 120 डिग्री होता है। कसम खा लो, शपथ ले लो कि गुरुजी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इसे हम कभी जीवन में भूलने वाले नहीं हैं। हर एक फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होता है।
हेलो हेलो हेलो। हेलो। अरे सो रहे या जाग रहे हो? सो जाते होगे तुम लोग बीच बीच में। जाग रहे हो ना? अच्छा। भाई यही पूछ रहा था मैं। नहीं मतलब चलो चलो चलो। ऑल ओके, बढ़िया चल रहा सब कुछ। अरे ना आराम करूंगा ना करने दूंगा। हाय। चलो। हर एक फेज 120 डिग्री पर बनाना है, बस। दूसरा दूसरा बिंदु देखो। ईच फेज हैविंग इक्वल impedance एंड फेज एंगल। impedance एंड फेज एंगल। तो इसे 1 मिनट में, मेरी हैंडराइटिंग तो तेज है। प्रत्येक प्रत्येक फेज में बराबर प्रतिबाधा व फेज कोण होता है। प्रत्येक फेज में बराबर की बाधा और फेज कोण होता है। तीसरा बिंदु, न्यूट्रल में जीरो धारा होती है। होती न्यूट्रल में, गुरुजी क्या न्यूट्रल में कितना करोगे? जीरो करेंगे और क्या। न्यूट्रल में जीरो करंट होता है। न्यूट्रल में जीरो करंट होता है भाई। बस याद हो गया। न्यूट्रल में हमेशा क्या करना है? जीरो करंट करना है। चलो इस पे यही रखो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखो भाई। तीसरा चौथा, ईस्ट फेज हैविंग इक्वल करंट एंड वोल्टेज। प्रत्येक फेज में बराबर धारा व विभव होता है। ऐसा चक्कर है कि हाँ भाई, क्या कर रहे हो? प्रत्येक फेज में बराबर का धारा, ईच फेज हैविंग इक्वल करंट एंड वोल्टेज। ओहो सर, ऐसा मामला है क्या? जी हाँ, ये कुछ बिंदु पढ़ाए मैंने तुम्हें। ये हर एक फेज 120 पर होता है। क्या करना है? प्रत्येक फेज में प्रतिबाधा हो या फेज एंगल हो, बराबर ही होगा। न्यूट्रल में हमेशा जीरो धारा ही जानी है, और हर एक फेज में धारा और वोल्टेज का मान सेम होगा। यदि बैलेंस है तो, सेम होगा, मतलब सेम। एक में 5 एम्पियर तो दूसरे में भी 5। बच्चों कोई दिक्कत नहीं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद आ गया, इसको भी लिख लो। ये 2 फेज का है एक्स्ट्रा पॉइंट। 2 फेज में प्रत्येक फेज में 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। 90 डिग्री
फेज डिफरेंस होता है। एक्स्ट्रा बिंदु लिख लो, दो फेज में कितने पर होते हैं? 90 पर। बच्चे सोचते हैं 360 बटे दो तो 180 ना, दो फेज में 90। तुम ये मत बोल देना एक में कितना, एक में तो एक ही है। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? फेज डिफरेंस के लिए अंतर देखने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है ना। जब एक ही है तो उसका किसी से थोड़ा ना निकलेगा अंतर, वो तो एक ही स्थित है। तो दो फेज में, प्रत्येक फेज में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। चलो जी, अब देखो हमारे पास दो कनेक्शन है बच्चों, स्टार कनेक्शन। अच्छा सर, स्टार कनेक्शन तो देखो आपको एक चीज सिखा दूं। जैसे मेरे पास ना ये तीन फेज बना रखे हमने, एक सवाल और आ रखा था, ये भी इलाज हो जाएगा। ये जैसे आर है, ये जैसे वाई है, ये जैसे बी है। तो बच्चों इसमें ना न्यूट्रल होता है, स्टार में न्यूट्रल होता है, प्रेजेंट होता है यार स्टार में न्यूट्रल। तो देखो फेज और लाइन पे मतलब क्या होता है? फेज का मतलब होता है भाई सिर्फ एक फेज का यूज होना। तुमने बहुत बार ऐसे देखा होगा ना, थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ जाएगी तुम्हारी, कि आपके घरों में जो सब चीजें चलती है, तो आपके घरों में एक न्यूट्रल जाता है कि नहीं बताओ? सिंगल फेज, और एक फेज ले जाते हो, तो आप नॉर्मली लोड को यहां अपने घर को कनेक्ट कर लेते हो। हाँ गुरुजी, तो सिंगल फेज के सारे लोड इस ऐसे ही तो चलाते हो। तो फेज का मतलब होता है एक फेज से, और लाइन का मतलब होता है दो फेज के सिरों से। जैसे आर ये ले लो मेरे बच्चों, और वाई ये ले लो। तो यहां पर इस इन सिरों के बीच जो भी क्वांटिटी ये कहलाती है लाइन। तो जब भी आप लिखते हो फेज, तो फेज का मतलब होता है एक से बस। और जब भी कभी आप लिखते हो लाइन, तो आप कहते हैं दो फेज की टर्मिनल से। तो लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है टर्मिनल ऑफ टू फेज। टर्मिनल ऑफ टू फेज, इसे कहते हो आप बच्चों लाइन। इस पर आधारित भी प्रीवियस में प्रश्न पूछा जा चुका है, दो फेज और टर्मिनल। दो फेज और टर्मिनल ले, तो ये हो गया देखो ये। अच्छा, तो इन्हें तो भूलने वाले हो नहीं हम। फेज का मतलब एकल फेज, और लाइन का मतलब होता है दो फेज के सिरों पर, वो लिखा जाता है लाइन। तो स्टार में न्यूट्रल होता है, स्टार में न्यूट्रल होता है। अब देखो स्टार, भैया जब भी हम लिख रहे हैं वी एल, एल मतलब समझ जाना लाइन वोल्टेज, लाइन विभव जी। जब भी हम लिखेंगे वीपी, तो समझ जाना कि यार बात हो रही है फेज वोल्टेज की। तो बच्चों स्टार में एक संबंध होता है, बहुत गहरा संबंध है, और पेपर में आता है कि लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज वीएल बराबर में रूट थ्री फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या है? वीपी। कुछ भी हो जाए कसम खा लो इसे ना भूल जाना, रूट 3 वीपी। वीएल बराबर में रूट 3 वीपी। वीएल बराबर में रूट 3 वीएल बराबर रूट 3 वीपी। वीएल बराबर रूट 3 वीपी।
अच्छा जी, एक होता है दोस्त लाइन करंट IL बराबर में फेज करंट IP। लाइन धारा और फेज धारा स्टार में हमेशा हमेशा बराबर होती है। बताओ, VL बराबर √3 VP कर लेंगे और IL बराबर IP कभी मत भूलिएगा। चाहे आंधी तूफान जो मर्जी आ जाए, कभी मत भूलना। एक और लिख लो, डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल नहीं होता। पहली चीज, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। अब देखो, नो न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल ही नहीं होता। दूसरा बिंदु देखो, क्या कहा? न्यूट्रल नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं है, सच्ची में नहीं है यार, कसम से। यहां देखो बच्चों, VL बराबर VP होगा, यानी कि लाइन वोल्टेज और फेज ये हमेशा बराबर होंगी। थर्ड, IL बराबर में √3 IP। न्यूट्रल होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइन का मतलब दो फेज सिरों से है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो मैं 3 बार टिक करूंगा, 3 बार, ये और खास है। ये भी 3 बारी, क्योंकि इसे भूलने की कभी गलती ना करे। गुरुजी कुछ और भी है क्या? हाँ भाई, इसे भी भूलने की गलती ना करें। ठीक है, एक फेज क्रम वाला ये मामला, ये 2 बार कर लो। IL बराबर √3 IP। IP मतलब फेज करंट जी। ये इतना जरूरी ना है जितना जरूरी ये दोनों हैं। और भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार, मत भूलना इन्हें। कुछ भी हो जाए, कसम खा लोगे गुरुजी आर पार कर देंगे, इन्हें ना भूलते। अब देखो बच्चों, पावर, 3 फेज सिस्टम में पावर को देखो। 3 फेज सिस्टम में पावर देखो। हाँ बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है। देखो, आवाज वगैरह सब सही आ रही है मेरी? बीच बीच में पूछ लेता हूं ना तुमसे। ये जो बोर्ड पर लिखा है, पढ़ लिया आपने? बिल्कुल सही चल रहा है, बस बहुत बढ़िया भाई। बस इतना ही सिग्नल चाहिए होता है। देखो फिर, अब 3 फेज में पावर सिखा देता हूं। 3 फेज में पावर है। एक सूत्र होता है एक्टिव पावर, याद है? वही एक्टिव मतलब वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति। तो देखो बच्चों, अगर लाइन का इस्तेमाल होगा, L मतलब लाइन क्वांटिटी का, तो √3 फेज वाला सूत्र। तो देखो, ये फॉर्मूला स्टार डेल्टा तीनों के है, मतलब दोनों के ये फॉर्मूला सेम है। तो 3 VP IP ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, कभी भूलिएगा मत। हर हर महादेव। तो ये भी बड़ा खासम खास सूत्र है।
एक होता है जी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर मतलब होता है प्रतिघातीय शक्ति। क्या होता है बच्चों? √3 VL/IL साइन फाई कर लो, या फिर 3 VP/IP साइन फाई कर लो। मान सकते हो, कुछ भी परिवर्तन, कुछ भी चेंज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो मेरे बच्चों, गुरुजी आभासी शक्ति कुछ बदल दें क्या? एपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति √3 VL/IL कर लोगे, या 3 VP/IP कर लोगे। यूनिट मात्रक सेम है, वोल्ट एम्पियर, कोई परिवर्तन नहीं है। 3 फेज में शक्ति लिखने का तरीका ये है। इस पे 2 स्टार है तो तनिक इन पे भी 2 स्टार लगा लीजिए, और इस पे भी 2 स्टार। खत्म। चलिए माय डियर, ये हो जाता है 3 फेज सिस्टम की कहानी यहां समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम नेक्स्ट क्या सीखना है हमें? देखिए कैपेसिटर। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें? कैपेसिटर। आइए जी कैपेसिटर को समझते हैं बच्चों क्या है। हम लोग क्या कहते हैं कि when two parallel conductor, बस ये याद रखना, separated by insulating material, it forms कैपेसिटर। देखो इसे हम ऐसा लिखते हैं, हाँ, इसका मतलब होता है, जरा सुनना ध्यान से भाई, जब दो समांतर चालक किसी कुचालक पदार्थ से अलग होते हैं तो यह संधारित्र कहलाता है। तो यह संधारित्र कहलाता है। अच्छा जी, तो जब भी दो समांतर कंडक्टर एक दूसरे से अलग हो जाएं तो ये बन जाता है बच्चों कैपेसिटर। ये बन जाता है कैपेसिटर।
चैट ऑन कर देता हूँ आप लोगों के भाई। सही चल रहा है आप भाई? आवाज वगैरह का बस मुझे डर रहता है, आवाज वगैरह सही है एकदम? जब भाई क्लास थोड़ा सा बड़ी लगेंगी यार भाई, पहले से इस चीज के लिए तैयार रहो यार। कुछ ले थोड़ा रहा हूँ यार, ज्यादा ही तो पढ़ा रहा हूँ। सच में। है? कौन सा? क्या? मैंने तो ये बता रखे तुम्हें, ये वीएल बराबर √3 वीपी है, ये फेज करंट है। इसमें कोई न्यूट्रल नहीं है। वीएल बराबर वीपी, आईएल बराबर √3 वीपी है। एक्टिव पावर √3 वीएल आईएल कॉस फाई है, 3 वीपी आईपी कॉस फाई है। रिएक्टिव पावर √3 वीएल आईएल साइन फाई है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला है यार मेरे भाई, सीधे सीधे फॉर्मूला है। मतलब मेरे सामने स्क्रीन चलती रहती है, तुम लोग बोल देते हो एक बार बफ हुआ था, आधी सेकंड हुआ था है। इसका भी तुम लोग 1-2 सेकंड तो मैं इधर उधर जाता हूं, तब भी तुम मुझे लग रहा है इसी को समझते हो तुम, बफ हो गया। अब मैं, चलो देखो भाई मजा आ रहा है, देखो यार पढ़ाने में, पढ़ लो। क्या है कि जब दो कंडक्टर को आप अलग कर रहे हो तो वो बना जी, किसी भी कुचालक पदार्थ भर दिया आपने, हवा भी तो कुचालक है, वो बन गया संधारित्र यानी कैपेसिटर। अब देखो भाई, जिस प्रॉपर्टी से कैपेसिटर आवेश को स्टोर करता है उसे कैपेसिटेंस यानी कि धारिता कहते हैं। प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चलो जी, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया जी। बस ये, अब देखो भाई बच्चों, कैपेसिटेंस को हम पूरे कहानी में सी से प्रदर्शित करेंगे, जिसका मात्रक हम लिखेंगे फैराड। इसका मात्रक लिखेंगे फैराड। क्या लिखेंगे जी? फैराड लिखेंगे। Q का मतलब होगा आवेश, पहले से पढ़ाया है। V का मतलब होगा साहब वोल्टेज, पहले से पढ़ाया है। तो Q बराबर में फॉर्मूला होता है CV, CV और C से एक फॉर्मूला आता है Q/V। अच्छा गुरुजी ठीक है, Q/V आ गया। यार भाई देखो यार, अब मैंने इनका डेरिवेशन भी करवा देता 2-2 घंटे लगा के, लेकिन मुझे भी पता है कि क्या मुझे पढ़ाना है क्या नहीं। जब बताया √3 VL IL cos फाई है, चाहे तुम स्टार रख लो डेल्टा रख लो, फॉर्मूले यही आएंगे। कैसे मैं बता दूं, तुम √3 स्टार में रखोगे तो स्टार में तुम VL को √3 VP रखोगे तो √3 3 VP, और IL स्टार में IP के बराबर होता है। सेम तुम डेल्टा में रखोगे
तो VL VP के बराबर होगा IL √3 तब भी 3 आएगा। C बराबर Q बाई V कर दिया। अब क्या समझे बच्चों कि गुरुजी फैराड तो सही है लेकिन एग्जामिनर ने कुछ और दे दिया तो बच्चों देखो Q का मात्रक बोलो। अरे Q चार्ज है, चार्ज का मात्रक गुरुजी कूलॉम पर वोल्ट। अरे वाह, ये हो गया फैराड। चलो बेटा रेलवे कितना चलेगा, कूलॉम पर वोल्ट। ठीक है, पूछेगा तो बोलेंगे कि कूलॉम पर वोल्ट क्या है, फैराड है। ये लो बिंदास, एक फॉर्मूला आपके लिए हो गया देखो ये तैयार, और एक हो गया देखो ये तैयार। अब एक परिभाषा क्या जरूरी है कैपेसिटर की, ये जरूरी है। चलो जी, अब हमने बना दिया जी सूत्र भाई, C बराबर में एप्सिलॉन A/D। अच्छा सर, क्या क्या जुगाड़ बना दिया ये देखो भाई। जैसे एक प्लेट ये दे दी और एक प्लेट ये दे दी, प्रत्येक प्लेट का एरिया, ए क्या है जी, क्षेत्रफल है दोस्त। डी क्या है, इन प्लेट के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है सर। अब आ जाओ मेरे बच्चों, एप्सिलॉन क्या है। देखो यार, आपने ना कुछ मटेरियल भर रखा है यहाँ, क्या बोलते हो, इस कुचालक पदार्थ को ही तुम बोलते हो डाइलेक्ट्रिक। इसी कुचालक को तुम नाम दे देते हो पैरावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है, अभी लिखूंगा देखो, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अच्छा जी, सापेक्ष पैरा वैद्युतांक। ठीक है सर, हम ना बोलते से। इसका मात्रक होता है फैराड पर मीटर, और इसे आप लिखते हो एप्सिलॉन बराबर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है सर। अब इसमें भी एक बहुत बढ़िया सवाल था। जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होती है हवा के लिए, हवा यानी कि हवा की परमेबिलिटी, एयर परमेबिलिटी या हवा परमिटिविटी, सॉरी परमिटिविटी। क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया पैरावैद्युतांक। तो यार बच्चों इसका मान होता है, याद रखना 8 ये मैंने पहले पढ़ाया था देखो कूलॉम के नियम में, भूलना मत, पुराने वाला ही है। 8.854 गुणा 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। कूलॉम के नियम वाला ही चिपका दो यहां, कोई दिक्कत ना। और एप्सिलॉन आर होता है सापेक्ष। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है 1, इसमें हवा में नो यूनिट, यानी कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं। चलो जी, तो बच्चों हमने यहां से एक सिस्टम ये पढ़ लिया भाई कि जो कैपेसिटेंस होगा वो समानुपाती है देखो एप्सिलॉन नॉट के या एप्सिलॉन के। अच्छा ठीक है गुरुजी, जो कैपेसिटेंस होगा वो समानुपाती है क्षेत्रफल के, भाई यो भी सही है। और जो कैपेसिटेंस है ये व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के। बच्चों यही तो चीजें हैं। देखो धारिता, देखो धारिता कभी भी, मेरे दोस्तों धारिता कभी भी प्लेट की मोटाई पे निर्भर ना करती है। सिर्फ किस पे, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल, और जी इनके बीच में जो पदार्थ भर रखा है ये एप्सिलॉन कह रहे हो जिसे आप, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड
अपॉन थिकनेस ऑफ प्लेट। धारिता कभी भी प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। फिट हो गया दिमाग में बच्चों? ठीक है सर, इसे हम भूलने वाले नहीं हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है भाई, जो ये धारिता होती है इसमें जो आवेश स्टोर होता है ना, तो जो बीच में ये प्लेट पे नहीं होता, जो बीच में आपने कुछ अलग भर रखा ना, उसमें होता है स्टोर। हम लोग कहते हैं कि चार्ज स्टोर्ड इन डाइलेक्ट्रिक है जी। हाँ जी, यानी आवेश डाइलेक्ट्रिक में स्टोर होता है। आवेश पैरा वैद्युत में संचित होता है या स्टोर होता है? संचित होता है भाई। देखो कहां पर पैरा वैद्युत में संचित होता है, जो ये बीच में है, प्लेटों पर नहीं होता। प्लेट पर नहीं होता, जो बीच में मटेरियल भरोगे ना डाइलेक्ट्रिक, ये उस पर होगा। किस पे होगा? देखो प्लेटों पे। फिर देखो कैपेसिटर, अब इसमें लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर होती है। किसमें होते? देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जी। इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में, इंडक्टर में वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में। हो गया बच्चों इतना? अब आ जाओ, देखो इसमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी 1/2 CV स्क्वायर। कैपेसिटेंस दे दिया, वोल्टेज दे दी, 1/2 CV स्क्वायर जूल। यही एक सूत्र करोगे। इसके बाद एक और सूत्र लिखा दूं, या 1/2 Q स्क्वायर बाई C जूल। ये हो गए देखो ऊर्जा। तो ऊर्जा किस में स्टोर करवाओगे भैया? इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में करवाओगे। ठीक है, फटाफट से जरा आप पढ़ लो इसे बोर्ड पर क्या क्या चाहिए, फिर नेक्स्ट चलेंगे। चलो जी बताओ बेटा। बोलो बच्चों इतना। पढ़ लिया आपने? ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा, ये कह देगा कैपेसिटर में ऊर्जा बताओ, ये होती है 1/2 CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर जूल। ऊपर वाला ही जरूरी। अब आ जाओ जरा, इसमें दो दो पॉइंट वाले सिस्टम ढूंढवाता हूं। पहला जो पॉइंट है इस तरफ भैया, इस पे रहेगा डबल स्टार, बहुत खास चीज है जी ये।
फिर भैया ये मान मैंने पहले भी डबल स्टार करवा रखा है। फिर बच्चों ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये तो 3 बार कर लो इस। फिर ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ऊर्जा होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में, और ये होता है देखो ऊर्जा का सूत्र भाई। भाई आकाश जी ये भी बता दो कल मैं क्या कपड़े पहन के आऊं? हैं बेटा बता दो, क्या खाऊं ये भी बता दो। हैं एक बात तो बताओ, तुमसे तो दुनिया ज्यादा ही देखी होगी मैंने। अगर मुझे भी तुम अपने इशारों पे नचा रहे हो तो फिर तो तुमने मुझे अपना मजबूर मजदूर समझ लिया। अच्छा सच बताओ भाई, इसका मतलब यही तो हुआ। तो या तो मेरे अनुभव का कुछ फायदा ले लो, जो जो चीजें करवा रहा हूं तुम्हें उनका आनंद ले लो, नहीं तो तुम्हें लिस्ट बना के दे दो, मैं तो वही कर दूंगा। तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखो फेल हो पास हो, बस तुम जो बोलोगे 1-2 चैप्टर वो करा दो, इससे बढ़िया पगलो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया आराम। मैं वही करा दूं जो तुमने कहा, मजा आ गया मेरा छुट्टी, आराम करूंगा फिर। चलो इतना पढ़ लिया? हाँ इतना पढ़ लिया बेटा, इतनी गारंटी दे रहा हूं। छोटा सा अध्यापक हूं, ये अध्यापक को ज्यादा हीरो नहीं बना है, छोटा सा अध्यापक हूं दोस्त। लेकिन इस अमाउंट में जितनी मेहनत तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी कर सकते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं इस अमाउंट में हिंदुस्तान में कोई आपके साथ मेहनत कर सके। मैं तो इतना छोटा सा टीचर हूं भाई, ऊंचाई तो मेरी 6 फीट है, वजन मेरा 90 किलो बढ़ रखा, कम करूंगा, लेकिन मेहनत फुल टू कर सकता हूं बड़े बड़े टीचरों से ज्यादा। चलो जी, अब आगे चलते हैं बच्चों। इसमें कैपेसिटर में एक छोटा सा चीज बता दूं भाई आपको। कैपेसिटर में अब आ जाओ जरा श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। यार भाई इसमें ना सीरीज कॉम्बिनेशन में और समांतर में थोड़ा सा ना बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो देखना। यार मेरे भाई ये बना लो कि ठीक है सर, ये है C1, ये है C2, ये है C3। तुम्हें यहां तुल्य कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करना है मेरे बच्चों? केवल और केवल 1/C=1/C1+1/C2+1/C3। क्या बात भाई, आज भैया जी की वीडियो देख लेते क्या एकदम, सेल और बैटरी कर लो तो 8 नंबर पक्के। अरे हो छोटू, ऐसी वीडियो देखी कुछ? अरे छोटू, अब भैया जी की वीडियो देख लेगा मोहन बाबू की। बस पढ़ लो। चलो देखो ये करना होता है सीरीज में, ऐसा ही देख लो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, ये बना दिया दोस्त आपने C1, ये बना दिया C2,
ये बना दिया C3। बैटरी भी करवा दूंगा एक दो दिन दो बेटा, ये सारी, क्योंकि ये बीच में छोड़ूंगा ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। सारी चीजें ना एक दूसरे के सीक्वेंस में थी, तो जो शुरू करूंगा ना इस पूरे पोर्शन को निपटाऊंगा। टेंशन ना लो, एक एक चीज करा के भेजेंगे भाई तुम्हें। तो बच्चों यहां तुम्हें ना C इक्वलेंट बताना है, तो C इक्वलेंट बराबर में C1 प्लस C2 प्लस में C3 करना होता है। ठीक है, ये सीरीज और पैरेलल को हमेशा दिमाग में याद रखना। बताओ बेटा। चलो सभी लोग शांति सुनते रहो, शांति का प्रदान करो, शांति दान करो। श्रेणी क्रम हो गया, समांतर हो गया, चुनने चुनने से सवाल है यहां से, और क्या होगा। ये इतना बड़ा तूफान थोड़ा ही आ जाएगा, छोटी मोटी चीज है, सीख लिया। अब ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि कैपेसिटेंस देखो हमारा इस पेज पर है, हमें पता है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाना, हमारा इस पेज पर है। और श्रेणी क्रम और ये बच्चों बेटा फेज सीक्वेंस में जो तुम्हें पढ़ाया वही पढ़ लो, जो तुम लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। क्यों इतना सीखने की इच्छा है, पेपर दे दो, उसके बाद मैं डिटेल्ड कोर्स लॉन्च करूंगा, उसमें पढ़ लेना ये सारी चीजें। पहले पेपर पास तो करवा दूं, इतना कैपेसिटर में कर लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, छुट्टी। चलो देखो नेक्स्ट है बच्चों, एक छोटी सी चीज रहेगी, जरा छोटी सी चीज देख लो क्या है। बेटा जब ये ऐसे दिखाया था नॉर्मली है, तो ये नॉर्मल कैपेसिटर होता है कि हाँ जी ठीक है नॉर्मल कैपेसिटर है ये मेरे बच्चों अगर ये ऐसे दिखाने लगा ना और ऐसे तीर, तो ये समझ जाना है कि ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ये समझ जाना है कि ये वेरिएबल कैपेसिटर है। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब होता है जो बदल जाए। इसका मतलब होता है बदलने वाला। ये जो लिखोगे ऐसे करके इस पे पॉजिटिव, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र या धारिता। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। चलो अब इंडक्टर है, छुट्टी नहीं होती अभी। हम्म, हम्म। अभी वाली कहाँ से अपलोड कर दो, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। इससे पहले वाली भी कहाँ से कर दो, अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ यार भाई। मुझे 10:30 से अब तक देख लो, तुम्हारे साथ लाइव ही तो हूँ। अब प्रेरकता समझो। इन्हें तो ये इतना पता है लीडिंग पावर फैक्टर वाले, इन्हें ये चाहिए कि मैं ये कजाक खत्म ना करूं पहले अपलोड कर दूं। ये कैसे संभव हो सकता है बताओ। इंडक्टर इसमें क्या कहते हो भाई, 10:30 जब क्लास छोड़ूंगा आज के काम तभी तो करूंगा। बेटा इन्हीं कोर्सेज में होता है, ये टर्बो वाले में ही होता है, अलग से फोल्डर बना हुआ है, टीम बता देगी, जरा पढ़ लो। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों प्रेरक। प्रेरक। और जो आप प्रदर्शित करते हो ना जैसे इंडक्टर, तो मैं यही बनाता हूं देखो, L
इसे लिखते हो इंडक्टेंस। क्या लिखते हो? देखो हेनरी। इसमें दो तीन चीजें हैं जो अपना टकराती है, तो इनको देख लो। तो हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी कॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण धारा का विरोध करे। अभी जैसे जैसे नॉर्मली आपने कैपेसिटेंस लिखा, तो एक बिंदु देखो आप लोगों के चक्कर में गड़बड़ हो गया था। देखो क्या, कैपेसिटर में ये लिखना था मुझे कि कैपेसिटर अपने आप में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। चैट बंद करिए यार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था ये, क्योंकि इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब जो बच्चे रात दिन मेहनत करके संघर्ष कर रहे, तब कर रहे, जो टीचर रात दिन लग रहे, भाई नुकसान उनका। इन्हें तो आज भी चैट ही करनी है, कल भी वही करना है। आज दूसरे को गाली दे रहे हैं, कल हमें गाली देनी है, खुद के कर्म देखते नहीं। देखो जी, कैपेसिटर oppose the change in voltage across itself। कैपेसिटर अपने आप में वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, और यहां फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू C dV बाई dt। अच्छा, ये फॉर्मूला तो रह गया था सर। dV बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, या कहें तो वोल्टेज परिवर्तन की दर। वोल्टेज परिवर्तन की दर, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है वोल्टेज परिवर्तन की दर। अब ये इतना खास सूत्र था इनके नालायकों के चक्कर में। अरे हाँ, हम थोड़ा नुकसान कर लेंगे अपना। इंडक्टेंस देखो जी, इंडक्टेंस अपोज द चेंज इन करंट across itself। प्रेरक अपने में धारा अपने में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये क्या करेगा जी दोस्त? ये धारा परिवर्तन का विरोध करेगा अपने में। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें लिखते हैं V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का मतलब होता है धारा परिवर्तन की दर। धारा परिवर्तन की दर, ये धारा परिवर्तन की दर। देखो बच्चों, अब कुछ चीजें, कुछ सूत्र लिखाना शुरू करता हूं। फाई होता है हमारे पास फ्लक्स, अभी मैग्नेटिज्म में भी आएगा ये, जिसका मात्रक होता है वेबर। एन यहां पर ले लीजिए हमने टर्न।
तो इंडक्टेंस का एक सूत्र होता है L बराबर में N फाई बाई आई, N फाई बाई आई, यानी कि फ्लक्स लिंकेज, लीकेज ना कहें कि डॉट लगा दो इस पे, फ्लक्स लिंकेज अपॉन में धारा। अब देखो इसका मात्रक यहीं से सेट कर लो बच्चों, क्या होता है इसका मात्रक यहीं से सेट करो क्या होगा। अच्छा गुरुजी फ्लक्स लिंकेज बटे धारा N फाई बाई आई, तो ये बताओ हेनरी किसके बराबर होगा? वेबर टर्न बटे एम्पियर, वेबर टर्न बटे एम्पियर, छुट्टी। अच्छा जी, तो बेटा ये बहुत खास चीज हो गई इसमें, ये बहुत खास चीज है, ये भी बड़ी खास चीज है, और ये मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सूत्र होता है L बराबर में म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, एक और सूत्र होता है। ए का मतलब होता है वॉल का क्षेत्रफल, एरिया, एल क्या ले रखा है तुमने? लंबाई, लेंथ। अच्छा जी, एन टर्न है। अब म्यू देख लो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, म्यू होता है यहां एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ये यहां होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। परम, इसको ना चुंबक शीलता ऐसे बोल दो। अच्छा इसमें भी दो मान होते हैं देखो, म्यू बराबर में म्यू नॉट म्यू आर। तो म्यू नॉट होता है हवा के लिए जिसका मान लिख लो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। भैया म्यू आर के लिए लिखोगे म्यू आर 9 यूनिट, कोई यूनिट वूनिट नहीं होती, और हवा के लिए म्यू आर का मान 1 होता है। हवा के लिए म्यू आर का मान साहब 1 लिया जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जितने ज्यादा टर्न होंगे ये ज्यादा होगा, इससे मत चेक करना। कॉइल के लिए ये तो वैद्युतीय फॉर्मूला है, इसे कहते हैं हम विद्युत फॉर्मूला, इसे कहते हैं हम कॉइल के लिए। तो मुख्य यही है, एल समानुपाती ए के क्षेत्रफल और इंडक्टेंस व्युत्क्रमानुपाती लंबाई के। बेटा इसके सीरीज पैरेलल के सवाल कुछ अलग नहीं करने होते, जो सीरीज पैरेलल नॉर्मली, जो सीरीज पैरेलल नॉर्मली आप लोगों का रजिस्टर होता है सेम वही है, इसमें कुछ अलग नहीं करना। देखो जी अब करना क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 LI² जूल। ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 LI²। एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में
स्टोर होती है। ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर होती है। बच्चों ये जो हम बना रहे हैं ना, ये होता है ऐसा प्रेरकत्व, और इसमें जरूरी है, देखो ये होता है वेरिएबल इंडक्टर। वेरिएबल इंडक्टर, इंडक्टर में मेरे बच्चों सिर्फ आपको यही देखना है। चलिए जरा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जरा, कुछ मिसलेनियस बिंदु है। महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखो बच्चों, डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है जिनका मान किसी अन्य के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करने वाले, इनको बोलते हैं, देखो कुछ ऐसे, डिपेंडेंट सोर्स, यानी कि निर्भर करने वाले स्रोत। निर्भर करने वाले स्रोत, डिपेंडेंट सोर्स जी। तो डिपेंडेंट सोर्स की जो शेप होती है वो होती है डायमंड शेप। जो शेप होती है, शेप होती है ऐसी, जिसको बोलते हैं डायमंड शेप, यानी हीरे, हीरा के जैसे। ठीक है जी, ये चार प्रकार के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहचानना होगा आपको और कुछ नहीं। ये चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जिसमें ऐसा कोई सिंबल बना दिया, ध्यान से देखना, अगर ये तीर बना दिया तो ये तीर तो कह देगा करंट सोर्स। यहां लिखा जाता है इसमें स्थिरांक ए, और यहां इसमें वोल्टेज या करंट कुछ होगा। तो बच्चों अगर इसमें यहां वोल्टेज है, ये देखना है बस, अगर वोल्टेज है तो देखो इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम रखा जाएगा वोल्टेज कंट्रोल, विभव नियंत्रक, विभव नियंत्रक, वोल्टेज कंट्रोल्ड है। और जो धारा, ये चिन्ह है, ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी कि धारा, शॉर्ट में कहते हैं वीसी, शॉर्ट में कहते हैं VCCS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, शॉर्ट में ये बोल देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें देखो यही तीर लगा दो फिर से, तो ये तो समझ आ गया कि गुरुजी ये है तो करंट सोर्स, लेकिन इसमें यहां ये करंट लिखा हुआ, ये ए भी कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये देखना है कि ये क्या है। अच्छा गुरुजी ये तो धारा है, तो इसका नाम पड़ा देखो करंट कंट्रोल्ड, करंट मतलब होता है भाई नियंत्रण कर रहे हो, धारा नियंत्रक, धारा स्रोत, धारा नियंत्रक, भाई अभी छुट्टी नहीं होगी बच्चों,
इसे कहते हैं धारा नियंत्रक धारा स्रोत। फिर एक और है सर, एक और है साहब, जो जिसके अंदर में ये दिखा दिया पॉजिटिव और निगेटिव, या कुछ भी लिख दिया, क ख ग घ जो भी लिख दे, या सपोज भी लिख दिया, तो कंट्रोल्ड मतलब यहां से शुरू होता है जो ये लिखा जाता है। बताओ जी, इसका मतलब हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल्ड। इसे क्या कहते हैं हम? धारा नियंत्रक धारा स्रोत। इसे क्या कहोगे? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। शॉर्ट में क्या लिखोगे? VCVS, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी कि विभव नियंत्रक विभव स्रोत, विभव नियंत्रक विभव स्रोत। करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। एक और हो गया चौथे नंबर पर, जैसे ये दिखा दिया, तो ये प्लस माइनस देखते ही पकड़ लेना बात कि गुरुजी ये तो वोल्टेज सोर्स है। यहां लिखा है जैसे आई, तो बस कंट्रोल्ड ये है, तो इसका नाम है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या लिखोगे? देखो, धारा नियंत्रक विभव स्रोत, धारा नियंत्रक विभव स्रोत। इसे शॉर्ट में क्या लिखोगे? CCVS। ये चार प्रकार के सिर्फ आपके पास पहचानने को आते हैं, और कुछ ना आते ये इसमें। ये सिर्फ आपके पास पहचानने को आएंगे और कुछ नहीं आते। देख लो भाई एक बार इन्हें चारों को, जो ये एक बार पेपर में आ चुका है, डायमंड शेप। डायमंड शेप में देके पूछा गया था कि ये बताओ ये क्या है। पहले वाले में मैं लिखा तो दिया, सामने वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है। धारा जिसमें तीर होगा ये धारा स्रोत होता है, बस याद रखो। ये पहले वाले में कुछ नहीं, ये तो ऊपर शेप दिखाई कि ऐसे होगा ये। भाई जो भी सामने होगा, देखो जिसमें तीर है ना ये, वो करंट सोर्स है, जिसमें प्लस माइनस है वो वोल्टेज होता है। ठीक है, L1 प्लस L2 प्लस 2M में 2M क्या है? 2M क्या होता है बताओ? म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और क्या है? सॉल्यूशन करके आता है ये। एरो का मतलब करंट है, प्लस माइनस का मतलब वोल्टेज होता है। एक बार पढ़ लो जाने भाई। अरे भाई, ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप इजिकल टू जीरो, और वोल्टेज ड्रॉप इजिकल टू ईएमएफ, दोनों एक ही दो चीज है। हाँ भाई, अगर इस तरफ ईएमएफ रखोगे, वोल्टेज ड्रॉप रखोगे, पॉजिटिव लाओगे, इस तरफ लाओगे माइनस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल होके जीरो के बराबर तो आ जाएंगी भाई।
भाई 1 में V के पास कुछ ना, ये A लिख रखा, ये ABCD और क्या है, कुछ ना। कंट्रोल कैसे? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर बेस्ड डिजाइन होते हैं भाई। ठीक है, जैसे BJT लिखते हो तो वो करंट कंट्रोल्ड होता है, फैट लिखते हो तो वोल्टेज कंट्रोल होता है, तो ये कंट्रोल वहां से आएगा। चलो जी, याद हो गए। अब ये भी हमने खत्म कर दिया। अभी 5 मिनट के अंदर नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहा हूँ। आज बनाता हूँ तुम्हें जरा हीरो में।